दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में आतिशज़दगी की वजह से 43 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई है। साथ ही इस मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट जांच का हुक्म दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जानिब से मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस हादसे में ज्यादातर मजदूर हलाक हुए हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मरने वालों के अहल खाना को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं जख्मियों को मुफ्त इलाज के साथ साथ 2-2 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले से जुड़े मुलजमीन की जल्द गिरफ्तारी अमल में आएगी। और आइए मजीद अपडेट के लिए बात करते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ रास्त जुड़े हुए हैं। शंकर, लगातार हम इस खबर से सुबह से जुड़े हुए रहे, क्या अपडेट इस वक्त आप देंगे? क्या कुछ देखने को वहां मिल रहा है? तहकीकात इब्तिदाई तौर पर जब हुई शॉर्ट सर्किट बताया गया है, मजीद तहकीकात में क्या चीजें सामने आई हैं? देखिए, जो इस हादसे में जो जख्मी हुए थे बाकायदा उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उसमें से 2 लोगों की जो हालत काफ़ी चिंताजनक बताई जा रही है। तो हो सकता है कि इस मामले में कुछ अपडेट्स अस्पताल से आए। और इस मामले में जो है सबसे दिल को चौंकाने वाली चीज़ जो जानकारी मिली है, इसमें जानकारी मिली कि कई ऐसे परिवार हैं जो आज बाकायदा आज वो परिवार आज बिहार जाना चाह रहे थे और बिहार जाने के लिए तकरीबन 10 से 12 जो युवक हैं आज उन्होंने अपने टिकट तक कंफर्म करा रखा था और आज वो बिहार में समस्तीपुर और मधुबनी निकलना चाह रहे थे। लेकिन अनहोनी उसे भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा अनहोनी आज उसके साथ में होने वाला है। और वो तमाम जो लोग हैं आज जो उनका इंतकाल हो गया है, तो उससे जुड़े हुए कुछ वीडियो और कुछ ऑडियो भी बाकायदा वो अब हाथ में लगे हैं बाकायदा, जिसमें कुछ ऑडियो की अगर बात करें तो वो अपने परिजनों से बातचीत कर रहे हैं और बाकायदा इस मामले में की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ है। अब कुछ देर के बाद वो न्यूज़ 18 के जो तमाम जो दर्शक हैं वो भी सुन सकते हैं कि किस तरह से वो हादसा होने के वक्त में वो अपने परिजनों से बातचीत कर रहे थे और इस मामले की से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स दे रहे थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दिल को झकझोर देने वाली ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इस मामले में दिल्ली पुलिस की टीम कोशिश में जुटी हुई है कि किसी तरह से रेहान तक पहुंचा जाए। रेहान जो उस फैक्ट्री का मालिक था बाकायदा, उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कई टीम का गठन किया गया है और इसके साथ ही इस मामले की जानकारी है कि जिस तरह से अचानक वहाँ पे आग लगी और आग लगने की वजह से तमाम जो लोग सो रहे थे वो उससे इस बात की जानकारी तत्काल नहीं मिल पाई और धीरे धीरे जब तक उन्हें पता चल पाता तब तक उस रूम के अंदर में कार्बन मोनोऑक्साइड इतना काफ़ी बढ़ गया, इतना मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गैस जो है वो बढ़ गया, जिसके वजह से दब घुटने की वजह से वो तमाम जो 45 से ज़्यादा लोग जो हैं उसकी मृत्यु मौके पे ही हो गई। और फिलहाल इस मामले पर अभी भी दिल्ली पुलिस की टीम मौके पे है और वहाँ पर जो CFSL की टीम जो है लगातार वहाँ से तमाम नमूने को इकट्ठा कर रही है और आग लगने के जो मसले हैं उसकी विस्तार से जाँच कर रही है। जी शंकर, जो लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं गंभीर रूप से या फिर मामूली तौर पर, क्या उनके बारे में कोई जानकारी जो है उनके फैमिलीज़ को दी जा रही है? क्या कोई इंतज़ाम जो है इस तरह का है, हेल्पलाइन जो उस बिल्डिंग में थे, काम कर रहे थे या वहीं सो रहे थे, उनकी जानकारी उनके अहल खाना को, उनकी फैमिलीज़ को दी जाए सरकार की तरफ से, ऐसा कोई इंतज़ाम? देखिए, सरकार के द्वारा इस मामले में जो मुआवजे का ऐलान किया गया है उसमें दिल्ली सरकार के साथ साथ जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने भी अपने तरफ से मुआवजे का ऐलान किया है। और अगर परिजनों की अगर बात करें तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो अस्पताल में मुहैया कराई जा रही है। अस्पताल में तमाम जो मृतक के परिवार हो या जो जख्मी तौर पे जख्मी हुए वहाँ पे लोग, उनके परिजन अस्पताल में पहुँच रहे हैं और अस्पताल में तमाम इस मसले से जुड़े हुए तमाम जो जानकारियाँ, तमाम जो हेल्पलाइन जो है सेवा वो बाकायदा वहाँ मुहैया कराई गई है। और इसके लिए बाकायदा डॉक्टरों को और अस्पताल प्रशासन को विशेष तौर पर हिदायत दी गई है कि वो बाकायदा इस मामले पर सख्त तौर पे ध्यान रखें और इस मामले पे जो लोग हैं उसको इस मामले की जो जानकारी लेना चाह रहा है उसको इस मामले की जानकारी तत्काल प्रदान करें। तो जो भी मृतक के परिवार आ रहे हैं या जो जख्मी जो हुए हैं उनके परिजन सीधे अस्पताल पहुँच रहे हैं और अस्पताल में खास तौर पर लेडी हार्डिंग अस्पताल में ज़्यादातर लोगों को भर्ती कराया गया है और RML अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो उन अस्पतालों में
वहाँ पे पहुँचते ही वहाँ पर एक अलग से डेस्क बनाया गया है ठीक। और जो भी जानकारी वहाँ लेना चाहते हैं आपको वहाँ पे तुरंत जानकारी मुहैया कराई जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल एक बड़ा हादसा आज दिल्ली के अनाजपुर मंडी में पेश आया है। तकरीबन 45 के करीब लोग हलाक हुए हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। मजीद तहकीकात इस सिलसिले में जारी है। आगे बढ़ेंगे। आतिशज़दगी में मरने वालों के अहल खाना के लिए पीएमओ ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मरने वालों के अहल खाना को माली मदद की जाएगी। मरने वालों के अफराद खाना को फीकस 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया के तौर पर मिलेंगे। वहीं शदीद जख्मी होने वालों के लिए 50,000 रुपए माली मदद दी जाएगी। दिल्ली अनाजपुर मंडी आतिशज़दगी मामले में न्यूज़ 18 ने ऐनी शाहिदीन से बात की है। आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। आपको दिखाना चाहूँगा ग्राउंड जीरो से किस तरह से बकायदा यहाँ पे आग लगी थी। आप अभी भी देख सकते हैं धुएं की जो लिपटें हैं वो बाहर आ रही हैं और ठीक उसके बगल वाली बिल्डिंग को भी बकायदा डेंजर जोन में रखा गया है। और यहाँ पर इस पूरे बिल्डिंग के आसपास में तमाम जो आवास हैं उसको यहाँ पर बकायदा वहाँ के लोग जो हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर विशेष तौर पर उस बिल्डिंग के आसपास में ना जाएं। हालांकि इस मामले की बकायदा दिल्ली पुलिस अब तफ्तीश कर रही है, लेकिन जिस तरह से आज हादसा हुआ, ये हादसा कैसे हुआ, किस तरह से बकायदा यहाँ पर काफ़ी लोग फंसे हुए थे, उसको समझते हैं एक चश्मदीद के शब्दों से बकायदा। हालांकि वो छोटा सा बच्चा है, लेकिन जिस वक्त में बाबू ये मामला हुआ था, किस तरह से आप बकायदा इस मामले को देख रहे थे? पहले मैं तो सोया हुआ क्या नाम था। है आपका? मोहम्मद फरहान। मैं पहले सोया हुआ था, फिर मैंने देखा हल्ला हो रहा था, फिर मेरी मम्मी उठ के ऊपर आई तो मैंने देखा पता नहीं क्या हुआ। फिर मैं आया तो मैंने देखा कि आग लगी हुई है और वो अंकल कह रहा बचाओ अंकल जी, मैं मर जाऊँगा, मुझे बचा लो। फिर वो बचाने गए। फिर एक मुल्ला जी अंकल थे, उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने की। फिर हमने पानी भी फेंका, उससे कुछ नहीं हुआ। तो उनको है ना सबने वो हथौड़ा दिया एक बड़ा सा कि आप तोड़ के देखो, पहले इधर से तोड़ के देखो, सीढ़ी लगा के। फिर नहीं टूटा। फिर अंकल उनको दिया गया चढ़ के कि आप तोड़ो इस खिड़की को, आपसे टूट जाए खिड़की ना तो दीवार तोड़ दो, आप दीवार से बाहर आ जाएंगे। काफ़ी लोग चिल्ला रहे होंगे उस वक्त में। 2-3 लोग खिड़की के पास थे, बाकी अंदर का पता नहीं था मुझे। और फिर वो फायर ब्रिगेड वाले अंकल आए थे। फिर वो सीढ़ी पे चढ़ के वो जो हथौड़ा पहले से उससे नहीं टूटा दिया उन्होंने। फिर वो मोड़ने वाला होता है लोहे को, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो अंकल ने वो जुगाड़ करके वो काटने वाले का वो किया, फिर उनको काटा। और फिर वो 2 अंकल जो इस साइड की जहाँ कटी हुई खिड़की है वहाँ से उनको निकाला। फिर जो इधर की तरफ कह रहे थे बचाओ अंकल जी, उनको कपड़ा भी दिया गया गीला, जहाँ गर्म कर रहा है वहाँ रख दो। पानी भी दिया गया, वो बाल्टी फेंक के, फिर भी कुछ नहीं हुआ उनसे। फिर वो उनको कहा कि आप इधर आ जाओ, मैं आपको निकालूंगा यहाँ से। फिर वो जब इधर आए ना तो वो इधर आते ही समय शायद नीचे वो बेहोश हो गए या गिर गए। उसके बाद है ना फिर थोड़ी देर बाद एक और अंकल ने कोशिश की और फिर वो बाहर आए, उनको हॉस्पिटल ले गए। काफ़ी जिस वक्त में हुआ होगा काफ़ी मैंने चीखना चिल्लाना ज़्यादा तो नहीं, बट वो कह रहे थे बचाओ बचाओ, बहुत सारे लोग थे, बचाने की कोशिश की उन्होंने बहुत। ये एक मौके पे चश्मदीद हैं जो बाकायदा इस पूरे मामले को देख रहे थे। छोटा सा बच्चा है, लेकिन उस जो चीख पुकार, वो दर्द जो आज घटना हुई है, आगजनी की मामला, बाकायदा उसको अपने शब्दों में बताने की कोशिश करें। जो लोग यहाँ रहते थे, आप तो यहाँ बगल में मेरा ही है जी, ये फ्लैट मेरा ही है। आपका है? अच्छा, तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग हैं उसमें से कई लोग वहाँ पे बिहार मूल के हैं। सारे ही बिहारी थे। सारे बिहारी? हाँ जी सर तकरीबन 70 लोग की फैमिली आती, 70 लोग थे यहाँ पर तकरीबन, जिसमें से रात को तकरीबन 3:30 बजे आग लगी है। ये उस टाइम में जब चीखना चिल्लाना हुआ तो मैंने देखा इतना चीखना चिल्लाना कहाँ से आवाज़ आ रही है। मैं छत पे आगे देखा तो आग की ऐसी लपटें थी जैसे भयानक वाली, जैसे जंगल में आग लग रही हो। तो मैंने फटाफट आवाज़ें लगाई, सबको ऊपर आए। फिर हमने पानी फेंकना स्टार्ट करा, नलकी लेकर आए नीचे से, नलकियाँ दी, हथौड़ा फेंका कि तुम निकलो बाहर। वो बेचारे हाथ गिर रहे थे, सर हमें बचा लो किसी तरीके से, भाई साहब हमें बचा लो। तो मेरे से तो खैर इतना देखा नहीं गया, जब उनके मेरा इतना दिल वो हुआ, जब से बस हम मदद में लगे हुए थे, फाइल वगैरह। अच्छा, बिहार में ज़्यादातर लोग हैं अररिया के हैं, और कौन कौन से ज़िले के लोग हैं? सर इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें इतनी बातचीत हम करते नहीं हैं अपने काम से कम। शाम के टाइम बच्चे आ जाते थे छत पे तो उठा के मना कर दिया करते थे, बेटा दीवार के क्या काम होता था? सर यही प्लास्टिक बैग गत्ते वगैरह का सर। तो फिलहाल जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है, अररिया जिला के काफ़ी लोग रहने वाले थे, अब जो बिहार के हैं, और जो बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं बाकायदा वहाँ के रहने वाले लोग थे। तो फिलहाल यहाँ पर 50 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और इस मामले में हो सकता है कि मौत का जो आंकड़ा है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो सकता है, क्योंकि अस्पताल में अभी भी काफ़ी गंभीर हालत में कई लोगों का इलाज चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद,
न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो नई दिल्ली। और उन्नाव इस्मत रेजी मुतासरा की आखिरी रसूमात अदा की गई है। पहले अहल खाना वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मिलने का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अहल खाना से मिलने के लिए नहीं आएंगे तब तक आखिरी रसूमात अदा नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुतासरा के अहल खाना को 25 लाख रुपए और वज़ीर आज़म आवास योजना के तहत घर देने का ऐलान किया है। वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई रोज से शदीद सर्दी के साथ साथ कोहरा और धुंध भी छाया रहा। बेशतर मकामात पर सुबह सवेरे से शाम देर तक काफ़ी धुंध छाई रही है। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे और गुलमर्ग रोड पर आज सुबह सवेरे से ही कोहरे की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। धुंध इतनी थी कि नज़दीक से भी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। और हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे का जायजा लिया है। वादी कश्मीर में पिछले कई रोज़ से शदीद सर्दी की वजह से यहाँ पे लोगों का जीना महाल हो गया और यहाँ पे कई रोज़ से यहाँ पे सुबह सवेरे से ही धुंध छाया रहता है। इस वक्त मौजूद है श्रीनगर बारामूला हाईवे पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा धुंध छाया रहा है और यहाँ पे गाड़ियों की आमदरफ्त है उसमें दुश्वारियाँ पेश आ रही है। लाइट्स ऑन करके यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है और इस वक्त पूरी इस हाईवे पे यहाँ पे धुंध छाया रहा है और बाकी मकामात जो है वहाँ पे भी धुंध छाया रहा है और गाड़ियों की आमदरफ्त में काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, नारबल। वादी में मुसलसल इंटरनेट बंद होने की वजह से दस्तकारी शोबे के दूसरे सेमाही के एक्सपोर्ट में 62% कमी आई है। पहले क्वार्टर में 2.98 करोड़ रुपए मालियत के कश्मीरी कालीन, शॉल, पेपर माशी और लकड़ी पर नक्श तराशी और दीगर कई चीज़ें एक्सपोर्ट किए गए थे। पहला क्वार्टर अप्रैल में शुरू होता है, दूसरा क्वार्टर जो जुलाई से शुरू होता है इसमें 180 करोड़ रुपए की मालियत का एक्सपोर्ट कम हुआ है। पहले क्वार्टर में जहां 122 करोड़ रुपए मालियत की कश्मीरी कालीन एक्सपोर्ट किए गए थे, वहीं दूसरे क्वार्टर में सिर्फ 76 करोड़ रुपए के कालीन एक्सपोर्ट किए गए हैं। KCCI के सदर शेख आशिक हुसैन ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि इंटरनेट मजीद बंद रहता है तो नुकसान कई गुना ज़्यादा होगा। डिप जो हमने कहा 50% प्लस है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का एक फिगर आ गया है 62% डिक्लाइन। तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारा जो एक अंदाज़ा था वो बराबर था और गवर्नमेंट ने एंडोर्स किया है कि हमारा जो सिल्क कारपेट इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट है वो 62% डिक्लाइन पे है। तो वजूहात आपको पता है, हमें भी पता है एंड गवर्नमेंट ऑल्सो नोज इट। तो अभी मेजर्स क्या है वो अभी तक कुछ पता नहीं है कि इनको क्या करना है आगे। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्त बिजनेसेस को लेके कश्मीर के जितने भी बिजनेसेस हैं वो सफ़र कर रहे हैं और आगे क्या है कोई अभी रोड मैप नहीं। और ये हमारी एक हेरिटेज इंडस्ट्री, वो कारपेट हो या हैंडीक्राफ्ट हो, दोनों चीज़ें सफ़र हो गई हैं। लोग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। और हमने बार बार ये कहा जितनी देर ये इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी ये सारे काम वो आईटी रिलेटेड जितना भी ई कॉमर्स हो वो सफ़र करेगा। और इन चीज़ों को कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा हमें समझ नहीं आता है। जो एक बेचारा एक बिज़नेस अपना इस्टेब्लिश करता है एक छोटा सा कैपिटल लेके, वो बैंक बोरोइंग हो या क्या वो प्राइवेट बोरोइंग हो, वो एक स्मॉल अपना एक बिज़नेस करता है वेंचर स्टार्ट, मगर अभी जो ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो रही है और नुकसान पे नुकसान देते जा रहे हैं लोग, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है। हमने पहले भी कहा है कि गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव अप्रोच लेना चाहिए इन चीज़ों को देख के, मगर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में एक सवाल आ गया था, हमें पूछा भी गया, हमने दिया कि 12,000 करोड़ प्लस बिजनेस लॉसेस है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो फिगर्स हमारे यूटी गवर्नमेंट ने उधर आगे पहुंचाए नहीं है। विद द रिज़ल्ट उधर जवाब दिया गया कि अभी लॉसेस का रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। अभी देखिए जो भी काम हो, कोई भी सेक्टर हो, मैंने पहले ही कहा है कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सफ़र ना किया हो।
हर एक सेक्टर जो है वो सफ़र किया है, टूरिज़्म हो, ट्रांसपोर्ट। आप देखिए सुबह या कुछ शाम में वो चलते हैं तो कितना उनका एंड टू मीट होगा। आई डोंट थिंक सो मच। तो उसी तरीके से 3 महीने बिल्कुल सारा बंद रहा, तो ये इनको देखना पड़ेगा। हम इसमें कुछ नहीं, हमने हमारी जो सजेशंस थी हमने पब्लिक में आके बोल दिया है कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन का कोई फॉल्ट नहीं है। आप जहाँ पे भी बंद करते हैं वो आपको ओन करनी पड़ेगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। वक्फ जायदादों का सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो मुसलमानों में गरीबी ख़त्म हो सकती है। वक्फ इमलाक की तरक्की से मुतबादिल माशी निज़ाम कायम हो सकता है। बेंगलुरु में कर्नाटक हाईकोर्ट के साबिक़ जज जवाद रहीम ने इन ख्यालात का इजहार किया। वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर मुनक़्क़दा एक रोज़ा कौमी सेमिनार का जस्टिस जवाद रहीम ने इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड तलाक़शुदा ख़वातीन, बेवाओं, यतीमों को माली इमदाद फराहम करें। इस मौके पर साबिक़ मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान ने कहा कि मुसलमान सिर्फ जज्बाती मुद्दों में उलझे हुए हैं। बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमानों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हज़ारों मस्जिदों को वीरान छोड़ा। कब्रिस्तानों, दरगाहों और मस्जिदों की जगहों पर हुए नाजायज़ कब्ज़ों के ख़िलाफ़ कभी आवाज़ नहीं उठाई। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के चेयरमैन डॉक्टर मंजूर आलम ने कहा कि औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए मुसलमान बेदार रहें। नई दिल्ली के इंडियन औक़ाफ़ फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ ने इस एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया था। है और औक़ाफ़ की हिफाजत और औक़ाफ़ की प्रोग्रेस के ताल्लुक से हमें वाकई अर्जेंट कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए, अगर हकीकत में स्टैटिस्टिक्स ली जाए तो जो लाखों करोड़ों के रुपए की वैल्यू की हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है, ये पैरेलल गवर्नमेंट इकोनॉमी बन सकती है। वो सब कुछ कानून हमारे पास है जिससे हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और हमारे जायदाद को तरक्की करके मिल्लत की बहबूदी के लिए हम खर्च कर सकते हैं। मगर आज अफसोस की बात है कि मुसलमान इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, जज्बाती इश्यूज़ में मुलविस हुआ है। हम एक बाबरी मस्जिद बचाने के लिए पूरा मुल्क के मुसलमान उसमें जुड़ गए। क्या हम हज़ारों मसाजिद, हज़ारों क़ब्रिस्तान, हज़ारों औक़ाफ़ी इदारे, इसके बचाने में हम एक नहीं हो सकते? वही जज्बा यहाँ दिखा नहीं सकते? कितने मस्जिदें बग़ैर बर्बाद हो रहे हैं, कितने मस्जिदें, हज़ारों मस्जिदें उसके पुरसाने हाल नहीं है। जायदाद हज़ारों एकड़ ज़मीन है, अगर उसको सही तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करके हम आगे ले जाएँ तो मिल्लत को किसी के सामने हाथ फैलाने के समय ये हम जानते हैं, फिर हम क्यों नहीं करते? कि हमारे असलाफ ने औक़ाफ़ क्रिएट करके आने वाली नस्लों के लिए बहुत सारे 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ रखा है। ये इस मुल्क के नौजवान जो इस दौर के नस्ल हैं उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसका प्रोटेक्शन कैसे करें, उसका प्रोग्रेस कैसे करें और उसके डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यूनाइट होना होगा। कानूनी तौर से भी मैदान ऑर्गेनाइज हो के काम करें तो कोई वजह नहीं है कि हमारी जो जहालत या अनपढ़ हिस्सा है वो दूर न हो और हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके। अमरावती में से रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा जारी है। अमरावती के लिए सावड़ी में जारी इस से रोज़ा इज्तिमा में मुल्क भर से जमातों के आने का सिलसिला जारी है। पहले दिन 5000 से ज़्यादा जमातें इज्तिमागाह पहुंची। आखिरी दिन यानी पीर के रोज़ दुआ में 15 लाख फर्जंदान तौहीद की शिरकत का इम्कान है। आज 1000 निकाह अमीर जमात मौलाना साद पढ़ाएंगे। इज्तिमागाह में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं 400 से ज़्यादा डॉक्टर्स इज्तिमागाह में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अमरावती में जारी इज्तिमा में शिरकत करने वालों के लिए अकोला के पारस भाटे पर खिदमत का माकूल इंतजाम किया गया है। पारस गांव के बाशिंदों ने अपने जेब खर्च से इज्तिमा में शरीक होने वालों के लिए नाश्ता और 2 वक्त के खाने का इंतजाम किया है। इस मौके पर मुसलमानों के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे इलाके में भाईचारे की फ़ज़ा को आम करने में मदद मिल रही है। होने जा रहा है जो 7, 8, 9
उसके लिए जितने भी लोग वहाँ पे शिरकत के लिए जा रहे हैं उनके खाने का नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है। पारस गांव से 5 किलोमीटर दूर एक गुरुद्वारा का फाटा है, यहाँ पर पारस गांव के तमाम अहले मुसलमानों ने यहाँ पर इंतज़ाम किया और इसमें सुबह में नाश्ते में पोहे, केले, सेब और खाने के लिए तारी। हमारे पारस के नगरवासी जो भी हैं, हमारे मुसलमान भाई जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया। पारस फाटा जो है, पारस फाटा के सभी जो होटल वाले भी सहयोगी हैं इनके, और काफ़ी ट्रक ड्राइवर से वो भी काफ़ी सहयोगी है। इनके सभी की ओर से मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ पर हमारे पारसवासी के सभी मौलानाओं को। और खबर फ़लस्तीन से। फ़लस्तीनी हुक्काम ने बताया कि इसराइली फ़ज़ाइया ने हमास के ज़ेरे इंतज़ाम गज़ा पट्टी में ताज़ा हमले किए हैं। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इतवार को अलसुबह ये जवाबी कार्रवाई हमास के जंगजुओं की तरफ से इसराइल पर 3 रॉकेट दागे जाने की बात की गई। हमास के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने शिमाली गज़ा में 2 इलाकों पर बमबारी की। 29 नवंबर को भी इसराइली फ़ौज ने गज़ा में हमास के जंगजुओं के ठिकानों को निशाना बनाया था। इसकी वजह से भी जंगजुओं की तरफ से रॉकेट हमले किए जाना ही बताई गई थी। शिमाली शाम में सरकारी फौज और रूसी आर्मी ने फ़ज़ाई हमले किए हैं जिसमें कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। ये हमले शाम में दहशतगर्दों के आखिरी गढ़ सूबे इदलिब में किए गए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि फ़ज़ाई हमलों में 20 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि सीरियन सिविल डिफेंस के मुताबिक 18 लोगों ने इन हमलों में अपनी जान गंवाई है। याद रहे, शाम में गुज़श्ता 8 सालों से जारी तशद्दुद में तकरीबन 4 लाख लोगों ने अपनी जान खोई है और वहीं तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। सीरियन आर्मी ने रवां साल इदलिब में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इस सूबे में अलकायदा से वाबस्ता दहशतगर्द पनाह गुज़ी हैं। अब भारत का नंबर 1 दे 1 विजिट में गोल्ड लो सिर्फ 1% ब्याज दर पर। और अब क्रिकेट। हिंद वेस्टइंडीज T20 सीरीज का आज दूसरा मैच खेला जाएगा। ये मैच ग्रीनफील्ड्स स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। शाम 7 बजे ये मैच शुरू होगा। पहले मैच में मिली भारी जीत के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। टीम इंडिया आज का मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की गर्ज से मैदान में उतरेगी। वहीं वेस्टइंडीज भी पहले मैच में मिली हार को भुलाकर आज का मैच जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी। खबर